दुनिया जिस स्वास्थ्य, स्थिरता और संतुलन की तलाश कर रही है, दरअसल उसकी जड़ें जुड़ती हैं हमारी पारंपरिक पद्धति और हमारी परंपराओं से। और इसी का वैश्विक मंचन है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पर होने वाला दूसरा WHO ग्लोबल समिट। ये समिट बहुत खास इसलिए है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस भी शामिल होंगे। और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये खास इसलिए है क्योंकि भारत हमेशा से हॉलिस्टिक हीलिंग की बात करता आया है। ये वही धरती है जिसने पूरी दुनिया को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध का ज्ञान दिया है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे उनसे जो इस पारंपरिक पद्धति को जन जन तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। धन्यवाद। सर, संसद टीवी पर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि बहुत बड़ा समिट होने वाला है, ये दूसरा WHO ग्लोबल समिट है और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पर ये आधारित है। कितना महत्वपूर्ण और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या इम्पोर्टेंस? यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि 2023 में गुजरात में पहली समिट सफलता के बाद दूसरी बार भारत को यह जिम्मेदारी मिलना दुनिया का भारत पर जो विश्वास है वो विश्वास को दर्शाता है। यह समिट पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के लिए वैश्विक प्रयासों में से एक है और ये महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर भी है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है और हम ही बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। ये हमारे भावना के अनुरूप ये समिट होने जा रहा है। बिल्कुल सर, ये जो ग्लोबल समिट है इसकी थीम क्या है और किस तरीके से ये थीम जो है उसको इस बार रखा गया है? ये देखिए, सभी जो थीम हम चूजते हैं तो वो अर्थपूर्ण होती है। कि जैसे कि हमने ये बार की जो थीम हमने चुनी है वो रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसका मतलब है कि आज दुनिया संतुलित, रोकथाम आधारित और व्यक्ति केंद्रित स्वास्थ्य मॉडल की ओर देख रही है और पारंपरिक चिकित्सा को शरीर, प्रकृति और समाज के बीच सामंजस्य पर आधारित भी देख रही है। तो ये थीम इसी विचार से आगे बढ़ाती है। सर, लगभग कितने देशों की भागीदारी इसमें रहेगी अगर हम स्पेसिफिकली इस दूसरे WHO ग्लोबल समिट की बात करें तो? देखो, ये बारी से इसका प्रचार प्रसार भी अच्छा हुआ। लगभग 110 कंट्री के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जाने वाले हैं और लगभग 20 कंट्री के स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें शामिल होने जाने वाले हैं। और उसके बाद में नीति निर्माता, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक शोधकर्ता, उद्योग जगत के पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो वास्तव में एक वैश्विक मंच ये बनने जा रहा है। बिल्कुल सर, वर्ष 2023 में भारत ने पूरे विश्व को एक मंत्र दिया, वसुधैव कुटुंबकम का। ये वही साल था जब हमने G20 प्रेसिडेंसी भी हमने अध्यक्षता की थी। लेकिन साथ ही साथ ये वर्ष इसलिए भी खास था क्योंकि गांधीनगर गुजरात में हमने पहला ये WHO ग्लोबल समिट किया था। तो अगर मैं अब बात करूं लगभग 2 साल के बाद जब ये दूसरा ग्लोबल समिट होने वाला है, तो पहले समिट के क्या वो टेक अवेज थे, क्या हमने वहाँ से सीखा जो हम आगे लेकर जा रहे हैं? 2023 में जो WHO के साथ में हमारी ट्रेडिशनल समिट में जी गुजरात को डिक्लेरेशन ऑडिट किया गया है। जी, गुजरात डिक्लेरेशन। हाँ जी। और इस डिक्लेरेशन में इंडिजिनस नॉलेज, बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक ग्लोबल कमिटमेंट को भी उसमें दोहराया गया था। इसमें WHO को 2025 से 2034 तक की ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्ट्रेटेजी के लिए भी कमिटमेंट को दोहराया गया है। तो ये जो है कि इंटीग्रेटेड भी हो, WHO उस पर भी काम कर रहा है। और जो भी हमारी ट्रेडिशनल दवाई है जो बाहर के कंट्री में भी जाती है, तो जब WHO जब उसके साथ में रहेगा तो WHO को पूरी दुनिया में मान्यता है। बिल्कुल। और आयुर्वेद बाकी की दुनिया के लिए नया हो सकता है, तो उनका भी विश्वास उस पर बैठने के लिए निश्चित रूप से WHO के साथ में जो हमारा काम चल रहा है आयुष मंत्रालय का, ये सभी
दवाई या जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है कि इसका भी फैलाव होगा और दुनिया के लोग भी इसको ज़्यादा पैमाने पर अपनाएंगे। इसके लिए भी इसका महत्व बहुत आता है और 2023 में हमने सफल आयोजन किया था, अभी 2025 में भी हो रहा है। देखो अभी इतने सारे कंट्री अगर उसमें आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग हमारे आयुर्वेद को पहचान गए हैं। उसका प्रचार प्रसार भी इससे बहुत ज़्यादा होगा और हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, 5000 सालों से भी पहले से हमारे भारतवर्ष में हम उसको अपनाते आए हुए हैं, तो इसको दुनिया भी अपनाए और अच्छा अपना जीवन व्यतीत करे। सर, आपने औषधीय तत्वों की बात की, मैं एक स्पेसिफिक औषधीय तत्व पर फोकस कर रही हूँ जो कि इस बार मंत्रालय ने भी फोकस किया है और समिट के इत्र भी उसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अश्वगंधा, जिस पर एक साइड इवेंट आयोजित किया जा रहा है। क्या कारण है कि अश्वगंधा पर इतनी बात हो रही है? ये जो अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा भारत की सबके प्रतिष्ठित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन की गई औषधीय वनस्पतियों में से एक है। अच्छा। और यह परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच एक मजबूत पुल भी है। इस साइड इवेंट के माध्यम से हम उसके पारंपरिक महत्व और आज के समय में उसकी वैश्विक उपयोगिता को उसके माध्यम से हम उजागर करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आयुष प्रणालियां हैं ये वैश्विक स्वास्थ्य में किस तरीके से योगदान दे रही हैं? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी, ये सभी प्रणालियाँ सुरक्षित, समग्र और समय परीक्षित स्वास्थ्य समाधान सबको प्रदान करती है। आज पूरी दुनिया प्राकृतिक लाइफस्टाइल आधारित और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ओर बढ़ रही है और आयुष इसी आवश्यकता को पूरा करता है। सर, जामनगर में जो WHO का एक ग्लोबल सेंटर शुरू हुआ है, इसका क्या महत्व है? किस तरीके से ये लोगों के लिए जो है वो यूज़फुल साबित होगा? यह भारत की क्षमता और विश्व के विश्वास का प्रतीक है। WHO द्वारा भारत के साथ मिलकर स्थापित किया गया यह केंद्र पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक शोध, नवाचार और सहयोग का प्रमुख संस्थान भी बन गया है। यह भारत को इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर के भविष्य के केंद्र के रूप में भी स्थापित कर रहा है। सर, क्योंकि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं समिट को, तो समिट प्रभावी हो, इसका जो इम्पैक्ट है ये लोगों तक जाए, तो उसके लिए आप क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? आयुष मंत्रालय की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? ये आयुष मंत्रालय और WHO ने पिछले कई महीनों से जी मिलकर विस्तृत योजना बनाई है। उसमें वैज्ञानिकों के सत्र होंगे, प्रदर्शनी भी बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पर हम लगा रहे हैं। अनुभव क्षेत्रों से लेकर सांस्कृतिक तत्वों तक यह पहलू इस तरह तैयार किया गया है कि देशों के बीच सार्थक संवाद हो और ठोस विश्वास भी सहयोग के साथ उभर कर आए। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से कार्यक्रम तो सफल होगा, लेकिन इसमें मीडिया की क्या भूमिका रहेगी? मीडिया जो है हमारी सबसे बड़ी साझेदारी है जी। आपकी सकारात्मक और सटीक जानकारी लोगों में जागरूकता पैदा करती है और बढ़ाती भी है, विश्वास पैदा करती है और पारंपरिक चिकित्सा को नए लोगों तक पहुंचाती भी है। मैं मीडिया के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। ये देखिए कि ये जो समिट इतनी बड़ी होने जा रही है कि इसका जो इनॉग्रेशन हो रहा है तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी के हाथों से कर कमलों द्वारा हो रहा है। और इस समिट में जैसे कि WHO के जो चेयरमैन है डॉक्टर ट्रेडो, वो भी आ रहे हैं और इसके समापन कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में उसका समापन होने जा रहा है। तो इसीलिए निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल समिट है और इसका दुनिया पे लोगों पे भी बहुत सारा दूर तक इसका प्रचार प्रसार भी होगा और असर भी होगा। सर, हम जब ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जब भारत में ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की बात होती है और हम पूरे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में ये बात करते हैं, तो क्या ये हमारा एक नया विजन हो सकता है पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का, एक पद्धति के साथ जोड़ने का, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पूरी दुनिया को योग के साथ जोड़ा? ये देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने योग को प्रमोट किया जी। तब तो बाहर के देशों में ज़्यादा लोग योग को जानते नहीं थे। योग का महत्व दुनिया को उन्होंने बता दिया और जागतिक योग दिन भी उन्होंने 21 जून
2015 से मनाना पूरी दुनिया में शुरू हुआ जी। और आज वो देखिए कि 180 कंट्री से ज़्यादा कंट्री में ये जागतिक योग दिन बहुत धूमधाम से बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। क्योंकि अब दुनिया को भी पता चला है कि हमारे योग ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। अब लोग इसका महत्व जानने लगे हैं और इसका प्रचार हमारे देश में तो है, पहले से ही था, वो भी बढ़ रहा है और बाकी के कंट्री भी उसको अपना रहे। और ऐसी हमारी ट्रेडिशनल जो दवाएं हैं तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में ये हमारी ट्रेडिशनल दवाइयाँ छा जाएंगी और इसके माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसा हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए हमारी ये ट्रेडिशनल जो हमारी दवाइयाँ है, हमारी उपचार पद्धतियाँ है, इसे दुनिया अपनाएंगी और स्वस्थ रहेंगी। सर, अभी एआई का समय है, एआई और टेक्नोलॉजी का। ऐसे में ये जो हमारी प्राचीन पद्धति है, हमारी जो ये मेडिसिन्स हैं जो बहुत ट्रेडिशनल हैं, क्या उनकी पहुंच लोगों तक पहुंचे? उसके लिए क्या एआई कोई प्रभावी रोल अदा कर सकता है कि वो लोगों को उसकी जानकारी दे सटीक तरीके से? हमने देखो, हमारे आयुष मंत्रालय ने भी एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा काम और स्कीम हम वहाँ पर भी बना रहे जी। क्योंकि जो आने वाली जो नई पीढ़ियाँ है वो तो हमारे जो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या ये जो इंटरनेट के इसके माध्यम से ही ज़्यादा वो लोग अपना काम करते हैं। तो उसके माध्यम से हम नई पीढ़ी को भी प्रेरित कर सकते हैं एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और हमारी ये पारंपरिक हमारी जो दवाइयाँ है, आयुर्वेदिक दवाई या हमारे आयुष की दवाइयाँ भी कितनी प्रभावशाली और कितनी असरदार है, इसका प्रचार प्रसार भी उसके माध्यम से होता है और लोगों को आयुष के तरफ, आयुष के उपचार पद्धति के तरफ लाने में भी एआई टेक्नोलॉजी का हमें बहुत सारा उपयोग है। सर, आपने जैसा कि बताया कि ये जो थीम है इसका जो मेजर फोकस एरिया है वो बैलेंस है। जब हम बैलेंस की बात करते हैं और जब हम पीछे मुड़कर लोगों को देखते हैं तो आजकल एक बहुत आम और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली प्रॉब्लम है मेंटल बैलेंस। मेंटल इम्बैलेंस होने से जो व्यक्ति है वो अपने जीवन को स्वस्थ रूप से नहीं जी पाता, साधारण तरीके से नहीं जी पाता। हम कहते हैं योग आयुर्वेद में उपचार है। क्या आपको लगता है कि ये जो पद्धति है ये एक आम जनजीवन तक पहुंचकर लोगों में एक बदलाव ला सकती है ताकि वो जो ये जो प्रॉब्लम है जिससे वो जूझ रहे हैं इससे वो निपट सकें? इसका मूल कारण जब हम देखते हैं तो हमारे खान पान में हुआ बदल, हमारी दिनचर्या में होने वाला बदल, तो हमने इसीलिए योग को प्रमोट किया कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए जी। और उसके बाद में जो आयुष आहार की बात की कि खान पान में भी बदलाव लाए जो अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, कि जिससे खान पान करने से कोई बीमारी ही ना हो। वो भी आयुष आहार भी प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है जी। तो हमारी जो पारंपरिक उपचार पद्धति है, ट्रेडिशनल दवाएं या बोलते हैं कि हमारी पद्धतियां हैं, तो ये दोनों तरफ से काम करती है। कोई बीमारी ना हो इसके लिए भी ये काम करती है, अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी इसको हम अपना सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका महत्व लोगों में आने लगा है और लोग भी अभी अपना हेल्दी जीवन जीने के लिए आयुष की सभी प्रणालियों को अपनाने में अभी आगे आ रहे हैं। सर, एक कोरोना का दौर था जब हम लोग सब अपने घरों में कैद हो गए। शायद उस बीमारी को कोई समझ नहीं सकता था। ये वो महामारी थी जिसका उपचार क्या होगा ये लोग नहीं जानते थे। लेकिन ऐसे में आयुष काढ़ा या आयुर्वेद को अपनाने वाले लोगों ने बहुत जल्दी उससे निपटारा पाया, उस बीमारी से जो लोग जूझ रहे थे उससे भी पाया। लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं, बेशक कोरोना चला गया लेकिन लाइफस्टाइल इतने इश्यूज़ हैं लोगों में कि हर रोज़ कोई ना कोई बीमारी जो है वो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में हम हेल्थ की तरफ एक कदम बढ़ाएं, होलिस्टिक हीलिंग की तरफ एक कदम बढ़ाएं, आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ाएं, उसके लिए आयुष मंत्री होने के नाते आपका लोगों को क्या संदेश रहेगा? मुझे सभी लोगों से यही संदेश रहेगा कि देखो, जब कोरोना की महामारी आई तो हमारे सभी लोगों के समझ के परे थी जी। उस पर क्या दवा होनी चाहिए, कौन सी दवा उस पर असर करेंगी, दुरुस्त करेंगे, ये भी किसी को पता नहीं चला था। और लॉकडाउन लगने से सब लोग अपने घर में कैद थे और तब सबसे सामने एक ही आ गया कि अगर इससे बचना है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। जब दूसरी कोई दवा भी मार्केट में उसके लिए नहीं थी, तब लोगों ने आयुर्वेदिक पद्धति से काढ़े हो या आयुर्वेदिक पद्धति से अपना जीवन व्यतीत, बहुत सारे लोग घर में उस टाइम में समय था योगा भी करते थे और सभी आयुष की पद्धति से ही उस पर हमने बहुत जल्दी कंट्रोल पाया। नहीं तो ऐसा दुनिया में अनुमान लगाया जाता कि
भारत की इतनी बड़ी आबादी में ये बीमारी बहुत ही बड़े पैमाने पे कहर कर देंगी या बहुत सारे लोगों की जानी जाएंगी। निश्चित रूप से उसमें तो नुकसान हमारे देश का हुआ, लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इस पारंपरिक उपचार पद्धतियों से, काढ़े से, इसे हमने कोरोना पर जल्दी कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल सर, वापस आ रही हूँ ग्लोबल समिट पर। दूसरा ग्लोबल समिट जो 17 तारीख से शुरू होगा, दिल्ली में इस बार हो रहा है। पहली बार गांधीनगर गुजरात में हुआ था। समापन सत्र में प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि ये और कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा लोगों पर? देखो, ये भारत की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति दर्शाती है कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के एजेंडा को कितनी प्राथमिकता दे रहा है और उसके आगे ले रहा है। पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए भी हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री कितने गंभीर है, इसको भी ये दर्शाता है। सर, ये जो ग्लोबल समिट हो रहा है दूसरा, इससे आपकी क्या आशा है? मेरी आशा यही है कि यहाँ होने वाली चर्चाएं और सहयोग दुनिया को अधिक समावेशी, संतुलित और टिकाऊ स्वास्थ्य की मॉडल की ओर ले जाएंगे। यदि हम देशों के बीच साझेदारी को मजबूत कर सके और पारंपरिक चिकित्सा को लाभों के विश्व के हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, तो यह समिट अपना उद्देश्य पूरा करेगा। सर, वर्ष 2047 तक एक लक्ष्य है भारत का, विकसित भारत का लक्ष्य। ऐसे में प्राचीन पद्धति को हम अपना रहे हैं, हम अपनी प्राचीनता की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिकता के साथ चल रहे हैं, लेकिन प्राचीनता को साथ लिए। ऐसे में आज कोई संदेश जो आपके दिल से निकले और आप हमारी आम जन के साथ साझा करना चाहें, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारी जनता को कोई संदेश दें। इसी WHO के ग्लोबल समिट के माध्यम से मैं हमारे सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए कि हम हमारी सारी उम्र पैसा कमाने के लिए खर्च करते हैं और आखिरी के समय में वही ज़िंदगी बचाने के लिए वो कमाया हुआ पैसा खर्च करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि धन संपदा का जितना महत्व है, तो आरोग्य संपदा का भी उससे ज़्यादा महत्व है। तो हम जैसा हमारे व्यवसाय में मग्न रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उन्होंने कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी देना चाहिए। और अपना स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो निश्चित हमारा सभी देश भी हमारा स्वस्थ रहेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक हमको विकसित बनना है, तो स्वस्थ जनता, स्वस्थ राष्ट्र ही उसको जल्दी से जल्दी विकसित होने में ये सभी लोगों का योगदान उसमें काम आएगा। तो सभी लोगों ने हमारी आयुष प्रणालिया को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। इतना ही संदेश मैं लोगों को दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इतना समय देने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि ये जो पद्धति हमें हमारी प्राचीनता से मिलती है, हमारी परंपराओं से मिलती है। यदि हम निश्चित रूप से इसे अपनाएंगे तो हम स्वास्थ्य लाभ भी पाएंगे और हमें, मुझे लगता है कि हम बीमारियों से बहुत दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इतना समय देने के लिए, सनसेट टीवी को इतना समय देने के लिए। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। आरोग्य सबसे बड़ी दौलत है। यदि आप रोग से मुक्त हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसी बात के साथ कि अपने जीवन में स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, योग को अपनाएं और अपनी प्राचीन पद्धति को अपनाएं। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाज़त। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।